हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 प्रोडक्शन का पार्ट 2 और आखिरी पार्ट, क्योंकि हमारी कोशिश हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू यही है कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझाया जाए। तो पूरा चैप्टर पार्ट 2 के बाद फिनिश हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल पोर्शन रह जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद आप इस चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज ही की वीडियो में है इसमें, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। साथ ही साथ हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। कर्व्स इनके हमने पहले ही देख लिए, जो पार्ट 1 में हमने देखे। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? सबसे पहली बात तो देखिए, वेरिएबल और फिक्स्ड जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आता ही शॉर्ट रन में है ना। तो जो ये कंसेप्ट है या ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? कहता है इट स्टेट दैट एज वी इंक्रीज वन वेरिएबल इनपुट कीपिंग अदर फिक्स्ड। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इनिशियली तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, देन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है एंड देन फाइनली नेगेटिव हो जाता है। इसको अब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, बट फिलहाल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर आप अपना एक फैक्टर फिक्स रखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लैंड लेंगे और उस पर लेबर को इंक्रीज करते जाओ, तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जिसको बोला गया इंक्रीजिंग रेट से टीपी का इंक्रीज होना। और फिर आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही, बट डिमिनिशिंग रेट से। और फिर अगर आप उसके बाद भी लेबर को और ज्यादा लगाते रहोगे तो ऐसे केस में आपके जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। इस लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी अजम्पशन का जानना जरूरी है। हमें पता है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, बट टेबल से और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इतनी सी बात समझिए कि जो इस लॉ का कहना है वो ये कहना है कि अगर कोई भी चीज फिक्स हो और उस पर आप वेरिएबल चीज को बढ़ाते जाओ, तो एक लिमिट है ना फिक्स फैक्टर की भी। तो स्टार्टिंग में तो देखिए कोई भी फिक्स फैक्टर है, मान लीजिए लैंड है, उस पर एक जना काम कर रहा है, तो अभी धीरे धीरे आप जब लेबर बढ़ाएंगे तो वो आपको अच्छे रिटर्न देगा, लेकिन एक टाइम है, एक लिमिट है उस लैंड की भी। जब आप उस पर और ज्यादा लेबर लगाएंगे तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा लैंड का और आपको टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें इसकी अजम्पशंस को पढ़ना जरूरी है। तो इसकी क्या अजम्पशंस हैं? जितने भी लॉ हमने पढ़े, चाहे लॉ ऑफ डिमांड है या लॉ ऑफ सप्लाई है, सिमिलरली जितने भी लॉज इकोनॉमिक्स में है दैट आर बेस्ड ऑन अजम्पशन। तो क्या अजम्पशन है? सबसे पहली बात तो जो ये लॉ हम बात कर रहे हैं सिर्फ शॉर्ट रन में लग रहा है, बिकॉज शॉर्ट रन में ही वेरिएबल और फिक्स्ड वाला कंसेप्ट है ना। क्योंकि लॉन्ग रन में तो सभी फैक्टर वेरिएबल है, यानी आप अपने आउटपुट को टेक्नोलॉजी बढ़ाकर भी बढ़ा सकते हो, यानी वहां पर तो ये बात लागू ही नहीं होगी जो अभी हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ने वाले हैं। तो इस लॉ को लागू होने के लिए सबसे जरूरी चीज है, एक तो शॉर्ट रन में हम इसे पढ़ रहे हैं, दूसरा जो ये लॉ है ये सिर्फ प्रोडक्शन पर एप्लीकेबल है, बाकी जगह पर हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते, बट प्रोडक्शन पर तो ये लॉ डेफिनेटली एप्लीकेबल होता है कि अगर आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओ तो एक सर्टेन लिमिट तक आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, उसके बाद आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। इसके अलावा ये सभी जो ये लॉ है, जब हम फिक्स फैक्टर की बात करें तो ये सभी फैक्टर पर एप्लीकेबल है। चौथा, यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को क्या माना है? फिक्स्ड माना है। पांचवा, यहां पर आप ये मत सोचिए कि जो लैंड है वो लेबर का सब्स्टिट्यूट है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास जमीन कम है और अगर आप लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर सच में ऐसा होता तो हमारा देश लेबर इंटेंसिव है, लैंड की लिमिटेशन है, चीजों की लिमिटेशन है। अगर वाकई में ऐसा होता कि लैंड और इंसान एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते तो शायद हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं मर रहा होता, सबके पास काम होता है ना। तो लैंड और जो भी फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये अजम्पशन भी है और ये ट्रुथ भी है ना। एक लिमिट तक ही वो एक दूसरे का काम कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद लैंड का सब्स्टिट्यूट लेबर नहीं है और लेबर का सब्स्टिट्यूट लैंड नहीं है। इसके अलावा एक और अजम्पशन है कि जितने भी हम यहाँ वेरिएबल फैक्टर्स की बात करेंगे यानी लेबर की बात करेंगे, दे आर इक्वली एफिशिएंट, यानी कैपेबिलिटी सबकी बराबर है, लेकिन लैंड की यानी जो फिक्स फैक्टर है उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है ना। तो यहाँ पर ये अजम्पशन के बाद अब हम इस लॉ को अच्छे तरीके से क्लियर करना सीखते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, टेबल और डायग्राम से आपको ये लॉ और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि फिलहाल आपके पास लैंड लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल आप फार्मर हैं, ठीक है ना, या हम फार्मर हैं, हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान वहां काम नहीं कर रहा यानी लेबर जीरो है तो टोटल प्रोडक्ट जीरो होगा, वेरी ऑब्वियस, ठीक है।
अब 2 एकड़ लैंड पर अकेला एक इंसान ए जो है वो काम करना शुरू करता है, तो 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो वीट की बात कर रहे हैं और क्विंटल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वीट जो है वो 10 क्विंटल प्रोड्यूस हो जाता है, जितना भी क्वांटिटी है 10 उसकी यूनिट प्रोड्यूस हो जाती है, 10 बोरी 10 क्विंटल जो भी आप ले सकते हैं वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो वो अकेला पर्सन था वो इस पूरे 2 एकड़ लैंड पर सारी एक्टिविटी कर रहा था, यानी बीज बोने का, फसल काटने का, जो उपजाने का है, सारी एक्टिविटी वो खुद कर रहा था। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन था, यानी लैंड आपके पास काफी अच्छा है 2 एकड़, लेकिन आप लेबर जो एक लगी हुई है, तो अभी टोटल प्रोडक्ट हुआ 1। अब आपने क्या करा, जो ए पर्सन था उसने अपना जो भाई था एक और बी वो भी जोड़ लिया। अब ए और बी 2 जने हो गए, यानी पहले एक अकेला बंदा काम कर रहा था ए, अब ए और बी 2 जने हो गए, राइट। अब 2 जने जब हुए तो टोटल प्रोडक्ट ऑब्वियसली बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब एक्टिविटी डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 जने हैं तो डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है वो काम करने लग जाएगा। तो ए अलग काम करने लग गया, बी अलग काम करने लग गया। इससे जो जमीन जो थी, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो अकेला जना था वो 2 एकड़ लैंड का उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, है ना, क्योंकि वो अकेला था। जब 2 जने हुए तो और ज्यादा यूटिलाइजेशन हुआ, तो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, सीधा 10 से 30 हो गया, 10 से 20 भी नहीं, 10 से सीधा 30 हो गया। इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, है ना। 10 का 20 होता तब भी डबल हो जाता, लेकिन 10 का सीधा 30 हो गया, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। फिर हमें लगा कि यार एक और भाई है, उसको भी काम नहीं मिल रखा, तो चलो एक और भाई को अपने जमीन पर काम करा लेते हैं। तो अब हम लोग हो गए ए बी सी, 3 जने, 3 लेबर आ गई आपके पास, तब भी आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ा। अब 30 से आपका आउटपुट कितना हो गया? 45, ठीक है, 45 हो गया। फिर हमें लगा कि यार एक और भाई है तो उसको भी काम पर लगा लेते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड है, चलो उसको भी हमने काम पे लगा लिया, तो भी हमारा टोटल आउटपुट बढ़ा 52, राइट। फिर एक और भाई था, चचेरा भाई, ममेरा भाई, किसी को भी समझ लीजिए, एक और आ गया ई। तो अब आपका आउटपुट वहीं का वहीं रह गया, यानी अब आपकी जमीन आपको 52 टन यानी क्विंटल जो भी है उससे ज्यादा आपको आउटपुट नहीं दे रही, इससे ज्यादा बोरी आप वीट की प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बिकॉज लैंड तो लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि लैंड और लेबर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, कि अगर आप लेबर बढ़ा देंगे और लैंड वहीं की वहीं रहेगी तो आप आउटपुट बढ़ा सकेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर लैंड भी बढ़ रहा होता, लेबर भी बढ़ रही होती, तो डेफिनेटली आउटपुट बढ़ रहा होता। इससे पहले तक आउटपुट क्यों बढ़ रहा था मैडम? देख से जब आपने 2 लेबर करी तब भी आउटपुट बढ़ा, 2 से 3 हुआ तब भी लेबर बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर अभी लैंड का उतना यूटिलाइजेशन होना बाकी था, है ना। तो अभी आप और बैठ रहे हो और आ रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने 5वां लेबर इंट्रोड्यूस करा, 5th वन लेबर आया, तो आपका आउटपुट इससे ज्यादा और इंक्रीज नहीं हो सकता, बिकॉज लैंड की एक लिमिटेशन है कि वो इससे ज्यादा जमीन में और ज्यादा खेती नहीं कर सकती, तो लैंड यहाँ लिमिटेड हो गया। और अगर इसके बाद भी अगर आप लेबर इंट्रोड्यूस करोगे, यानी 5th से 6th लेबर लेकर आओगे, तो आपका आउटपुट बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका आउटपुट गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक काम को करने के लिए 5 लोग चाहिए और उस काम को करने के लिए आप 7 लोग रख देंगे, तो वो लोग एक दूसरे पे शिफ्ट करते रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, कोई भी काम करना है, अगर घर में 8 लोग बैठे हुए हैं तो सब लोग कहेंगे यार तू कर दे तू कर दे तू कर दे, और वो काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर 2 जने और उनको पता है यार ये काम मेरा है ये काम मेरा है, तो वो काम जल्दी से जल्दी फिनिश कर देंगे। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि जब लेबर अबंडेंट हो गई, यानी वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लैंड पर ओवर बर्डन कर दिया। जैसे एक कमरे में अगर 5 लोग आ सकते थे, आपने 10-8 लोग भर दिए, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बैठे हुए थे वो भी बाहर निकल जाएंगे, सफोकेशन होने लगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर फिक्स फैक्टर जो 2 हेक्टेयर था वो मैक्सिमम लोग बर्दाश्त कर सकता था 5, आपने एक और अगर ऐड करा तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, और ऐसे केस में लैंड ने उपज बढ़ाने की बजाय जो प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज कर दी ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, यानी आपका आउटपुट डिक्रीज हो गया। यही आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है। तो अगर आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को अब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है, एज वी एड वेरिएबल इनपुट लाइक लेबर विद द फिक्स फैक्टर, स्टार्टिंग में जो आउटपुट होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो आप देखिए 0 से सीधा 10 आउटपुट हुआ और 10 से सीधा इंक्रीमेंट आपको 20 का देखने को मिला। इस फेज तक यानी सेकंड लेबर तक आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट फेज, इंक्रीजिंग। 0 से 10 हुआ, 10 से सीधा
20 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, राइट। 20 का इंक्रीमेंट है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट का बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फिक्स फैक्टर था भी पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा था और वो चाह रहा था कि और लेबर आए। उसके बाद क्या हुआ, टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है, आप देखिए 30 से 45, 40 से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी को एमपी कहा जाता है। देखिए पहले आपके पास 0 था, अगर मैं पूछूं कि टीपी कितना इंक्रीज हुआ है तो 10, यहाँ पर टीपी कितना इंक्रीज हुआ है 20, यहाँ पर टीपी कितना इंक्रीज हुआ है 15, यहाँ पर टीपी कितना इंक्रीज हुआ आपके पास, यहाँ पर टीपी इंक्रीज हुआ 7 से, और यहाँ तो टीपी इंक्रीज ही नहीं हुआ, वहीं का वहीं फिक्स रहा, और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए टीपी आपका डिक्रीज हो गया -4 से। तो आप ये देख सकते हैं कि जब सीधा आपका आउटपुट 0 से 10 बढ़ा और फिर 10 से 20 का इंक्रीमेंट, ये जो यहां तक का फेज है, यानी आप कह सकते हैं 0 से लेकर 2 लेबर तक, इसे बोला जाता है फर्स्ट फेज, इसे बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, इसके बाद भी आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी रेट धीरे हो गई। पहले देखिए 0 से सीधा 10, फिर 10 से सीधा 20 का इंक्रीज, फिर इंक्रीज तो हुआ लेकिन 15 से इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ तो सही टोटल प्रोडक्ट, लेकिन 7 से, यानी जो रेट थी वो डिक्रीज हो गई। इसको बोला जाता है सेकंड फेज, इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग रेट से टीपी इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहां पर आके टीपी मैक्सिमम हो गया और उसके बाद टीपी ने क्या होना शुरू कर दिया, नेगेटिव। अब इसी शेप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टीपी पहला तेजी से इंक्रीज हुआ, टीपी पहले तेजी से इंक्रीज होता है और फिर धीमे से इंक्रीज होना शुरू करता है, और फिर उसका एक मैक्सिमम पॉइंट आता है लाइक दिस, और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद टीपी क्या होना शुरू कर देता है, डिक्रीज होना शुरू कर देता है। यानी पहले तेजी से इंक्रीज और फिर धीमा इंक्रीज हो जाता है उसका, राइट, और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट होता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। यानी आप इसके फेजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये फेज है सेकेंड लेबर तक, ठीक है, 0 से लेकर सेकेंड लेबर तक, फिर उसका ये मैक्सिमम पॉइंट आता है। ये मैक्सिमम पॉइंट कहाँ आया था, जब उसने 5 लेबर इंट्रोड्यूस कर ली थी। तो दिस इज फर्स्ट फेज। ये आपके पास अगर मैं बात करूं ए से बी पॉइंट, इसको बोला जाता है टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। फिर बी से सी पॉइंट तक टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यहां पर भी हो रहा है, एंड सी पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, जिसके बाद आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, जिसके बाद आपको बस उतरना है, या इससे ऊपर कुछ और नहीं हो सकता। तो C इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी, और इसके बाद टीपी क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसे ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 फेजेस कहा जाता है। दिस इज फर्स्ट फेज, दिस इज सेकंड फेज एंड दिस इज थर्ड फेज। इन द फर्स्ट फेज टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, then in the second phase TP increasing at diminishing rate, and in the third phase TP decreasing। अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपसे पूछा जाए कि आप कौन से फेज तक जाएंगे, तो एक प्रोड्यूसर सेकंड फेज के एंड तक जाता है बच्चों, जहां तक उसका प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, इससे आगे नहीं जाएगा, बिकॉज अगर इससे ज्यादा वो लेबर ऐड करता है तो उसका टोटल प्रोडक्ट गिर जाएगा। कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट पहले से गिर जाए, बट वो मैक्सिमम तक जरूर ट्राई करेगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि ये सेम रहा यहाँ पर। जिस पॉइंट के बाद आपका डिमिनिश होना शुरू होता है उसे ही मैक्सिमम कहते हैं। दिस इज नॉट मैक्सिमम पॉइंट, बिकॉज इसके बाद सेम रहा, डिमिनिश नहीं हुआ। दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि इसके बाद आपका आउटपुट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये टीपी यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो ये कहता है कि अगर आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को ऐड ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको अच्छे रिटर्न यानी इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, यानी आपका टोटल आउटपुट बढ़ता है लेकिन तेजी से, फिर आपका टोटल आउटपुट बढ़ता है लेकिन थोड़ा धीमे से, और फिर आपका टोटल आउटपुट एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद डिमिनिश हो जाएगा, बिकॉज आप अपने फिक्स फैक्टर पर ओवर बर्डन कर रहे हो, इतने लेबर की जरूरत उसको नहीं है। और बिल्कुल सेम तरीके से हम एमपी का ग्राफ बनाएंगे। देखिए जहां पर आपके पास टीपी मैक्सिमम है, जहां पर टीपी आपका मैक्सिमम है, वहां पर एमपी क्या है आपके पास, 0। ध्यान से देखिए, जहां पे टीपी मैक्सिमम है वहां पर आपका एमपी 0 है, क्लियर। और ये सेकंड फेज पर आपका टीपी का क्या, एमपी का क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर हम आपके पास जो है वो आप एमपी कब बना रहे हैं, एमपी स्टार्ट होता है 0 से, अगर आप 0 प्रोडक्शन करेंगे तो एमपी 0 होगी। यहाँ पर आपका देखिए मैक्सिमम होता है, ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद एमपी ने गिरना स्टार्ट कर दिया, 20 से 15 हो गया, और ये गिरना शुरू हो जाता है एमपी, और यहाँ पर जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 हो जाता है और एमपी नेगेटिव भी होता है। तो ये रहा आपके पास टीपी और एमपी का कर्व, जो आपके पास पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाता है। तो आपको जब भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जाम में आएगा बच्चों, तो आपको सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर उसकी अजम्पशन बतानी है, फिर ये टेबल बनाना है और फिर ये डायग्राम।
अब डायग्राम के बाद आपने ये तीनों फेजेस समझाने हैं। द फर्स्ट फेज विच इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर सॉरी, और थर्ड वन जो है आपके पास नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स, राइट। तो आपके पास इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन डालेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में यानी जो फर्स्ट फेज होता है उसमें एमपी इंक्रीज होता है और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ऑन द सेकेंड फेज एमपी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन टीपी जो है वो जो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है और यहाँ पर टीपी मैक्सिमम भी हो जाता है। और थर्ड फेज पर एमपी नेगेटिव हो जाता है और इसी वजह से टीपी डिक्लाइन होता है। अगर आप एमपी को रीड करेंगे तो एमपी का क्या मतलब है, जब आपने फर्स्ट लेबर लगाई तो उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, जब आपने सेकंड लेबर लगाई उसने 20 यूनिट प्रोड्यूस करी, यानी एकदम डबल। और जब आपने थर्ड यूनिट लगाई तो उसने ऐड तो किया लेकिन पहले वाले से कम, 15, यानी गिर गया एमपी, यहाँ से एमपी गिरना शुरू हो गया। और जब आपने चौथा लेबर लगाया तो उसने 7 यूनिट ऐड करी, जब आपने पांचवा लेबर लगाया उसने कुछ भी ऐड नहीं करा जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट सेम रहा। और जब आपने छठा लेबर लगाया, 6 लेबर आया, तो उसने नेगेटिव बल्कि रोल प्ले करा और उसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट भी गिर गया। That is what law of variable proportion all about, right? अब हम ये भी समझेंगे कि ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इनके रीजंस क्या है, लेकिन उससे पहले फटाफट से टीपी और एमपी का रिलेशनशिप भी जान लेते हैं क्योंकि वो इसी के अंदर आपका कंप्लीट हो सकता है, राइट? चलिए फटाफट से इसका रिलेशनशिप देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब टीपी और एमपी का अभी मैं आपके सामने ग्राफ बनाया, ये रहा आपके पास रिलेशनशिप। फटाफट से इसको देखते हैं। देखिए, जब एमपी इंक्रीज हो रहा है, जब एमपी इंक्रीज हो रहा है, यहां तक के जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एमपी मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एमपी आपके पास मैक्सिमम है और आप ये कह सकते हैं टीपी ने अपना फेज बदला है इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग रेट। तो हमने रिलेशनशिप लिखा है, इसमें लिखा है व्हेन एमपी इज इंक्रीजेस, बहुत सिंपल है, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग TP is increasing at increasing rate, right? First phase, clear? When MP is increasing, TP is increasing at increasing rate. When MP decreases, आप देख सकते हैं यहाँ पर when MP decreases, TP increasing at diminishing rate. When MP is zero, TP is maximum. When MP is negative, TP starts declining. एक बार दोबारा से, when MP is increasing, TP is increasing at increasing rate. When MP starts declining, TP is increasing at diminishing rate. When MP is zero, TP is maximum. When MP is negative, TP starts declining. Very easy. और जो ये वाला पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, जहां पर MP ने अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेन करा है, या फिर आप कह सकते हैं जहां पर TP ने अपना इंक्रीजिंग रेट बदलकर क्या करा है, डिमिनिशिंग रेट करा है। अब फटाफट से ये देखते हैं जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज हमें देखने को मिलते हैं, यानी जो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं, इनके कारण क्या है, रीजन क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए बच्चों, तो जो हमें ये फेजेस मिलते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, देखिए इन फेजेस के पीछे कारण कौन है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। आप अपनी लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा बुक से हटकर थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट फेज में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलते हैं, तो ये लिखा है रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसका रीजन ये होता है कि सबसे पहली बात, जो फिक्स फैक्टर था वो ज्यादा था और वेरिएबल फैक्टर कम है, तो अभी आपको धीरे 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 फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है बेटर यूटिलाइजेशन। अभी फिक्स फैक्टर बल्कि वेस्ट पड़ा हुआ था, लैंड वेस्ट पड़ा हुआ था, जब आपने नंबर ऑफ लेबर उसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू करा बल्कि लैंड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, इसीलिए लिखा गया है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। और क्योंकि आप वर्कर बढ़ा रहे हो, पहले एक लेबर था वो अकेला सारा काम संभाल रहा था, जब आपने 2 लेबर लगाए, 3 लेबर लगाए, तो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, यानी काम को बांटा गया, दिमाग ज्यादा चलेगा, काम को बांटा जाएगा तो एफिशिएंटली काम होगा, तो जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी काफी एफिशिएंट हो गया। यानी यहाँ पर इस फेज में जो फिक्स फैक्टर है, अगर आप अपने दोनों हाथ देखेंगे तो फिक्स फैक्टर को ऊंचा कर लीजिए और वेरिएबल फैक्टर कम है अभी फिलहाल, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन होना बाकी है, तो बिल्कुल अपने दोनों हाथों को इमेजिन करिए जैसा मैं बोल रही हूँ, फिक्स फैक्टर ऊंचा रखिए, वेरिएबल फैक्टर अभी कम है, ठीक है, डाउन में है, तो ऐसे केस में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहे हैं, यानी आप अभी फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर रहे हैं, अच्छा, और आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो डिवीजन ऑफ वर्क कर रहा है, एंड दैट इज अ गुड, और इसकी वजह से आपको कैसे रिटर्न मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहे हैं। अब आ गए हम दूसरे फेज पर।
अब आप अपने दोनों हाथ बराबर कर लीजिए, यानी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों हो गए बराबर, यानी आप अपने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तभी तो यहाँ पर इस फेज में मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, यानी टीपी अब इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी जितने लैंड को जितने मैक्सिमम लोग चाहिए, यानी 5 लोग मैक्सिमम चाहिए, उतने आ चुके हैं अब आपके पास। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जब आप लेबर ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत एडिशन तो होता है टोटल प्रोडक्ट में, लेकिन धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन है डिमिनिशिंग रिटर्न का, कि जो फिक्स फैक्टर है वो तो लिमिटेड है ना सर, वो थोड़ा ना बढ़ रहा है, लैंड तो लिमिटेड ही है ना। तो आप लैंड की लिमिटेशन के साथ अगर आप लेबर बढ़ाते जाओगे तो ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा बस इंक्रीजिंग रिटर्न ही मिलते जाएंगे आपको। तो आपका लैंड लिमिटेड है और आप अपने ऑप्टिमम कॉम्बो पे पहुंच चुके हो, इसीलिए आपको कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहे हैं। What about थर्ड फेज, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न क्यों मिल रहा है? फिर से आप फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बारे में बात करूं, यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन होने लग गया आपके पास फिक्स फैक्टर का, और क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर जो है वो इनएफिशिएंट बन चुका है, यानी आपके पास जो कॉम्बो है वो पुअर हो चुका है इनका। यानी बहुत सिंपल सी बात है, तीनों फेज में फिक्स्ड की अगर बात करी जाए तो फिक्स फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी यूटिलाइजेशन होना शुरू हो रहा है, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। यहाँ पर आप उसके ऑप्टिमम कॉम्बो पे पहुंच चुके हो और यहाँ पर आपने लैंड का ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, उसका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, इसलिए आपका टोटल प्रोडक्ट गिर गया। व्हाट अबाउट वेरिएबल फैक्टर मैम? वही रीजन है मेरे पास है, ये दो रीजन ही तो है। यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर अभी एफिशिएंट है, लेकिन मोर वेरिएबल फैक्टर इज नीडेड। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल फैक्टर मैक्सिमम रेंज पे पहुंच चुका है और यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर एफिशिएंट है वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर लिमिटेड हो चुका है, यानी इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर है वो इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट हो गया है, क्योंकि वो जितना चाहिए उससे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी जितनी लेबर चाहिए उससे कई ज्यादा क्वांटिटी में लेबर आ चुकी है। तो दीज आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लास्ट एक छोटा सा रिलेशनशिप है एमपी और एपी के अंदर, उसके बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप प्रोडक्शन चैप्टर की बात करेंगे तो। चलिए बच्चों, लास्ट रिलेशनशिप देखते हैं एमपी और एपी के बीच में। तो देखिए सबसे पहले एपी कर्व देखिए किस तरीके से बन रहा है, ऐसे जैसे कि टीपी बनता है, पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज। देखिए सभी की शेप ऐसा बनने के पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, क्योंकि टीपी से ही एमपी और एपी हमने निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है टीपी अगर गिवन है तो एपी कैसे निकलता है, टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, और एमपी कैसे निकलता है, चेंज इन टीपी, राइट। तो ये दोनों की शेप जो है इनडायरेक्टली एपी, एमपी और टीपी का तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेशनशिप देखा था, एपी तो प्योरली टीपी पे डिपेंड करता है, तो उसकी इस शेप के पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही रीजन है। तो कोई अगर पूछे कि इसकी शेप ऐसी क्यों होती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ एलवीपी, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब देखिए कैसी शेप है इसकी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है एमपी और एपी का सेम होता है, आप लिख सकते हैं ये बात भी रिलेशन में कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एमपी एंड एपी इज सेम। उसके बाद जब एपी इंक्रीज होता है, ये देखिए एपी कर्व है ग्रीन वाला, जब एपी इंक्रीज होता है तो एमपी इज अबव एपी, व्हेन एपी इज इंक्रीजेस एमपी इज अबव एपी। व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है जो बी पॉइंट है, व्हेन एपी इज मैक्सिमम तो एपी और एमपी कट कर रहे हैं, जब कोई भी दो कर्व कट करते हैं इसका मतलब वो दोनों इक्वल होते हैं। तो जब एपी मैक्सिमम है तो एपी और एमपी इक्वल है, और जब एपी ने गिरना स्टार्ट करा तो एमपी इज बिलो एपी, राइट। और एक और चीज याद रखिएगा कि एमपी का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो पहले आता है और एपी का मैक्सिमम पॉइंट बाद में आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप अपना कीमती समय निकालकर सिर्फ एक वीडियो जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको यूजफुल लगे, उसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग अवर क्लासेस।